नमस्कार, हेलो, जय हिंद, जय भारतवर्ष मित्रों। मैं आपका मित्र करिकाल। हर हर महादेव। आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सोशल संगम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी छात्र भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का स्वप्न देख रहे हैं, उन्हें 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड की पुस्तकों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कक्षा 6वीं, विषय इतिहास, अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुस्वामी और लौह स्तंभ। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के संदर्भ में आप अध्याय 10 में विस्तृत तौर पर पढ़ चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारी शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी अन्य इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में अमरावती को ढूंढिए। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रख दिया जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भितरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढिए। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं
उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। सांची का महान स्तूप। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकात्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। विचार कीजिए, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाइए। ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनवाने का खर्च दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब आप इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। विचार कीजिए, अध्याय 8 के मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाइए। उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। भीमबेटका गुफा और यहाँ की गुफा में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या आप यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढिए। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र। आपको इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन कीजिए। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने
कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। कालिदास के संदर्भ में आप अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। विचार कीजिए, क्या आपको लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। आप में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता भी है, जिसके बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने ही उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। विचार कीजिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता कीजिए, आपके राज्य में कौन सा रूपांतरण प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास
जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थीं। इनमें से एक कहानी प्रस्तुत है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंचा। उस समय नदी में वहां का एक राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। विचार कीजिए, क्या आप बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना होगा? विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप पता लगाइए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। विचार कीजिए, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक यह प्रथम द्वितीय शताब्दी के थे और सुश्रुत चौथी शताब्दी के। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। विचार कीजिए, प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ
किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? इसके लिए आप अध्याय 1 का अनुसरण कर सकते हैं। उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तिथियों पर एक नज़र: इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है, पर अन्य पुस्तकें जो आप पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरीके से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है, जैसा कि अध्याय 2 में पुरापाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 627 ईस्वी। चीनी यात्री xuanzang का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। भारत का राजनीतिक मानचित्र: इसमें आप अपने पड़ोसी देश और राज्यों को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारतवर्ष मित्रों, धन्यवाद। हर हर महादेव।